ओके जी, अभी हमने टॉपिक पढ़ा जो वो हमारा था लेसन प्लान, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं इस लेसन प्लान को मुकम्मल करने के बाद, इस लेक्चर को मुकम्मल करने के बाद फिर इसके एमसीक्यूज़ आपको डालूंगा और फिर अगले लेक्चर में उसके एमसीक्यूज़ जो हैं उनको फिर हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो हमारा लेसन प्लान है, इफ़ यू रिमेंबर, तो लेसन प्लान के कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर। ये सबसे पहले हमारा प्रिलिमिनरी पार्ट आता है, उसके बाद हमारा डेवलपमेंट पार्ट आता है। डेवलपमेंट पार्ट का मतलब होता है कि अब हम पूरा अपना लेसन जो है वो डेवलप कर रहे हैं कि हमने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, असेसमेंट कैसे करनी है, और उसके बाद आ जाता है फाइनल पार्ट। ठीक है, तो उसमें से हम इस एलिमेंट पे बात कर रहे थे, ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है इसके ऊपर बात कर रहे थे। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, ये मैंने बताया कि ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे, ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक होते हैं। और जब भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं तो ये एक्शन वर्ब्स की शक्ल में लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ एटमॉस्फेयर, मैंने एग्जांपल दी थी टॉपिक की, एटमॉस्फेयर टॉपिक अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स विल बी एबल, ऊपर सबसे पहले लिख लें स्टूडेंट्स विल बी एबल। विल बी क्यों मैंने यूज़ किया, फ्यूचर क्यों यूज़ किया, कि अभी हमने ये काम करना है, बच्चों ने ये सीखना है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, देखो ये मैंने क्या किया है, वर्ब यूज़ किया है। टू सॉल्व, टू सॉल्व, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आगे लिख सकते हैं। मतलब स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को समझ जाएंगे। ठीक है, टू लिख लें, टू नो लिख लें, या टू मेमोराइज लिख लें, कुछ भी लिख लें। टू मेमोराइज नेम्स ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक लिख लें ये टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट लिख लें, या आप लिख लें टू कंपेयर। स्टूडेंट विल बी एबल टू कंपेयर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि क्या नज़र आ रहा है, दो चीज़ें, एक आपने अपना जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमेशा फ्यूचर में लिखने हैं, और जब भी लिखने हैं आपने कोई वर्ब, एक्शन वर्ड यूज़ करना है, एक्शन वर्ड यूज़ करना है आपने। ठीक है, कि सबक को करने के बाद बच्चे ये चीज़ें सीख लेंगे। उसमें एनालाइज, डिज़ॉल्व, सॉल्व, बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं जो शायद अभी हम पढ़ें। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं ना, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, तो हमेशा एक्चुअली मज़े की बात यह है कि हमारा स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, लेसन प्लानिंग का बहुत सारा काम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट अथॉरिटी, या आपकी जो ट्रेनिंग अथॉरिटी है, या आपकी जो टेक्स्ट बुक पब्लिशर अथॉरिटी है, वो काम कर चुकी होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क वो कर चुकी होती है। मसलन आप जब भी कोई अपनी बुक खोलते हैं, स्कूल एजुकेशन की टेक्स्ट बुक खोलते हैं, आपको हर चैप्टर के शुरू में, हर सबक के शुरू में लिखे हुए स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव नज़र आएंगे। उनके ऊपर लिखा होता है कि आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न दिस 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 दिस। 8, 10, 12 हर चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। तो हमारा बहुत सारा काम पहले ही हो चुका हुआ है। तो अगली बात, जब भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन किए जाते हैं या जब भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव डेवलप किए जाते हैं, तो एक थ्योरी है ये वाली, इसको हमेशा मद्देनज़र रखा जाता है। मैंने बताया कि अब हमें सीखना तो चाहिए ना, ये चीज़ें हमारे इल्म में ये चीज़ें होनी चाहिए कि ये कैसे होती हैं, हालांकि ये हमारे पास होकर हमारी बुक्स में आ चुकी हुई हैं। तो अब जब भी दो चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ने लगे, इसलिए मैंने इस लेक्चर को अलग किया कि हमारा पूरा एक मुकम्मल लेक्चर बन जाता है 40-45 मिनट का। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जब भी डिज़ाइन किए जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे आउटकम लिखा हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्टिव करता हूँ। ये मैंने बताया अभी आपको कि इट इज़ नॉट आउटकम, इट इज़ ऑब्जेक्टिव, इट इज़ ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे भी आउटकम्स तो ये तब बनेंगे जब ये अचीव हो चुके होंगे, जब इनकी एवेल्यूएशन हो रही होगी। एवेल्यूएशन में जब रिपोर्ट लिखी जाती है, या रिज़ल्ट रिपोर्ट दी जाती है, या फीडबैक दी जाती है, तब हम इन्हें आउटकम लिखते हैं। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं ना, ये वाले ऑब्जेक्टिव्स, तो ये एक थ्योरी है, इसको कहा जाता है स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट गोल्स थ्योरी, स्मार्ट गोल्स थ्योरी। ठीक है, स्मार्ट गोल्स कहा जाता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। अब इस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से मुराद गोल भी लिया जा सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से मुराद आपका
एम भी लिया जा सकता है। आपके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से क्या मुराद है? ये एब्रीवेशन बनता है इन वर्ड्स का। स्पेसिफिक हों, आपके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक हों। भाई हमने क्या पढ़ना है? मिसाल के तौर पे अगर आपने एटमॉस्फेयर पढ़ाना है तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ही आपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो शामिल करने हैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव हो। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड टू कंपेयर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये ना हो कि उस सबक के उसके अंदर ये लिखा होगा, सबक में आप ये पढ़ा रहे हो कि जो अर्थ होती है उसकी जी 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसकी 5 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अब एटमॉस्फेयर की 5 डिफरेंट लेयर्स भी आप पढ़ा रहे हैं और आप अर्थ की लेयर्स भी उसमें डिटेल से एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, हालांकि आपका टॉपिक जो है वो एटमॉस्फेयर के बारे में था। तो इसका मतलब ये है कि आपका टॉपिक एटमॉस्फेयर है, हालांकि एटमॉस्फेयर होता ही अर्थ के ऊपर है, लेकिन वो एक अलग से स्ट्रीम है, वो एक अलग से ऑब्जेक्टिव है या एक अलग टॉपिक है कि अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ना, और एटमॉस्फेयर की लेयर्स में पढ़ना एक अलग से टॉपिक है, एक अलग चैप्टर है। तो इसलिए जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए। यू मस्ट बी क्लियर कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। सही है। इसी तरह जब एम्स डिसाइड किए जाते हैं तो ऊपर भी यही पॉलिसी मेकिंग लेवल पे भी जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी बनती है तो हमेशा इस रूल को या इस थ्योरी को मद्देनज़र रखा जाता है कि रूल्स को स्मार्ट गोल्स बेस्ड थ्योरी के हिसाब से लिखा जाता है या तय किया जाता है। तो दे मस्ट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल। ये मैं सारी चीज़ें आपको और इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ अभी इसी टॉप स्लाइड के अंदर। मेजरेबल का मतलब वो आपके गोल्स इस तरह के होने चाहिए कि आप उनको मेजर कर सकें, आप उनको ऑब्जर्व कर सकें कि आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे आपने बच्चों को एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाना है तो आपने बीच में ये देखते रहना है कि क्या ये बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। मतलब आप ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, आप मेजर भी कर रहे हैं। हमेशा जब भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं ना, यहाँ पे मैं ये बात करता हूँ, जब भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं तो ये बात हमेशा तय की जाती है कि ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी, साइकोलॉजी के मुताबिक ऑब्जेक्टिव मस्ट बी मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मस्ट बी मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। भाई ये जो बात की है ना, ये इनको अच्छा एक और मज़े की बात है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है ना कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जब आपने लिखने हैं ये एक्शन वर्ब्स की शक्ल में हों। अब एक्शन वर्ब जो होता है ना, ये हमेशा किसी ना किसी बिहेवियर को शो करता है। एक्शन वर्ब जो है ये हमेशा किसी बिहेवियर को शो करता है। मसलन दो चीज़ों को कंपेयर करना ये भी एक बिहेवियर है, एक चीज़ को समझ लेना ये भी एक बिहेवियर है। समझ आ रही है बात की? एक्शन वर्ड हमेशा किसी बिहेवियर को शो करता है। इस वजह से जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको खाली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं कहा जाता, पेडागोजी की लैंग्वेज में इनको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। ठीक है, पेडागोजी की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाए। ठीक है, अंडरस्टैंड करना, मेमोराइज करना, रिकॉल करना, ये सारी चीज़ें भी हमारे बिहेवियर का पार्ट है। ऑल्दो दे आर एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे हैं, लेकिन हमारे बिहेवियर का पार्ट हैं। सही ना? अंडरस्टैंड करना मतलब आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं तो आप नमाज के बारे में बात कर रहे हैं, आप दीन के बारे में बात कर रहे हैं, फ़िलासफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, आप मेटाफिज़िक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो मेटाफिज़िक्स की जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में आपका एक बिहेवियर ही है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि यार उसका मेटाफिज़िक्स के बारे में जो बिहेवियर है ना वो बहुत अच्छा है। तो वट एवर यू डू इन साइकोलॉजी, इन एजुकेशन, इन पेडागोजी, उसको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। वट एवर यू लर्न, वट एवर यू विल लर्न इज़ अ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। अब ये जो जितने भी है ना, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं या ये जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की टर्म है, सबसे पहले ये एक करिकुलम एक्सपर्ट हैं, करिकुलम थ्योरिस्ट हैं, यूँ कह लें करिकुलम के थ्योरिस्ट हैं या करिकुलम साइंटिस्ट, ये लफ्ज़ सही रहेगा। जो करिकुलम साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रेल्फ टेलर या टेलर। रेल्फ टेलर एक करिकुलम साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं दे मस्ट बी बिहेवियरल। आपके जो एजुकेशनल या लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्या होना चाहिए? उनको बिहेवियरल होना चाहिए। सबसे पहले
अगर पेडागोजी के अंदर, एजुकेशन के अंदर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की बात किसी ने की है तो वो रैल्फ टेलर हैं। इस वजह से जो रैल्फ टेलर है, इनको फादर ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। फादर ऑफ बिहेवियरल, ये चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स इस टेस्ट में भी, और इसके अलावा आप कोई भी टीचिंग टेस्ट देते हैं, भले वो एसएसटी एफपीएससी का हो, भले वो लेक्चरर एजुकेशन का हो, भले वो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस का हो, ये सारी चीज़ें उन सब टॉपिक्स के लिए, उन सब टेस्टों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, याद रखिएगा। सबसे पहले बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की बात किसने की है? फादर ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव किसको कहा जाता है? रैल्फ टेलर। अब यहाँ पे अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने तो इसकी बात की, लेकिन इसके बाद बाकायदा तौर पे जब भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन हुए किसी जगह पे भी, ठीक है, यूएस के अंदर, रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, जब भी एजुकेशन की, पेडागोजी की बात, ये जितनी भी पेडागोजी की वेव्स हैं ना, या जितनी भी पेडागोजी की थ्योरीज हैं, ये हमें ज़्यादातर उधर से ही मिली हैं। इन्होंने ही एक्चुअली, पेडागोजी इज साइंस हाउ टू टीच। पेडागोजी का मतलब होता है साइंस ऑफ टीचिंग, कि आपने कैसे पढ़ाना है। हमारे यहाँ तो ट्रेडिशनल लर्निंग चलती आ रही ना, ट्रेडिशनल टीचिंग चलती आई है। सुबह मदरसे में पढ़ा, शाम उसके बाद जब भी हमने चीज़ों को पढ़ा, हमें चीज़ें रटवाई गई, इसको ट्रेडिशनल लर्निंग कहा जाता है। टेक्स्ट बुक टीचर आता है, पढ़ता है और चला जाता है। बाद में फिर लाइकी न लाइकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। तो अंग्रेज़ ने इस चीज़ को मतलब साइंस के तौर पे लिया, पढ़ाई को भी, पढ़ाने को भी, टीचिंग को भी आर्ट नहीं साइंस के तौर पे लिया, और फिर डिफरेंट तरह की थ्योरीज पेश की। उन थ्योरीज में प्रोग्रेसिविज़म, पेरेनियलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म और इसी तरह एसेंशियलिज्म, बहुत सारी थ्योरीज हमारे सामने आई हैं। अगर आपका साइकोलॉजी का, फिलॉसफी और साइकोलॉजी का पार्ट होता है इस पोर्शन में, तो हम उनके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। खैर, तो इस बंदे ने बात की है, रैल्फ टेलर ने कहा कि जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिहेवियरल होने चाहिए। अब उसके बाद फिर एक नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है, बेंजामिन ब्लूम का, प्रोफेसर बेंजामिन ब्लूम। ये नाम आपने बहुत सुना होगा, प्रोफेसर बेंजामिन ब्लूम। अब आप कहेंगे कि सर ये मतलब अजाफी चीज़ें तो नहीं पढ़ा रहे। भाई, मैं ये कोई अजाफी चीज़ नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके डायरेक्टली टॉपिक के साथ रिलेटेड हूँ। मैं आपको SLO पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको लेसन प्लान पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात आई है। ये देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोई आगे पीछे वाली या टॉपिक से हटने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपसे पूछी जा सकती हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट बनाएंगी। और आप कहीं भी जाएंगे ना, जब भी आप ट्रेनिंग भी इवन करेंगे, अल्लाह करे आप लग जाएं, आपकी ट्रेनिंग हो, तो ट्रेनिंग के अंदर भी आपको बेंजामिन ब्लूम साहब का नाम लाजमी नज़र आएगा। आप बीएड कर रहे हैं, आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी लाजमी पड़ेगी। आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिव्स के बगैर आपका टेस्ट बनता ही नहीं है। आपका कोई भी कोर्स हो एजुकेशन का, चाहे वो MA हो, चाहे वो BEd हो, चाहे वो MPhil हो, उसमें भी आप बेंजामिन ब्लूम साहब की टैक्सोनॉमी थ्योरी लाजमी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तो हम अब डायरेक्टली इसके ऊपर आते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि हमारा टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जनाब, जो बेंजामिन ब्लूम साहब हैं, इन्होंने फिर इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनके बारे में रैल्फ टेलर ने सबसे बात की थी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बिहेवियरल होने चाहिए। और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इसकी एक खासियत होती है, ये सवाल FPSC ने बहुत दफ़ा पूछा हुआ है, जो हेडमास्टर्स के, वाइस प्रिंसिपल के और SST के टेस्ट लेता है ना FPSC का, आपको आइडिया होगा। आप GST का टेस्ट दे रहे हैं तो आपको बाकी सारे एजुकेशन के टेस्टों का भी आइडिया होगा। तो उसने बहुत दफ़ा पूछा हुआ है कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की नेचर क्या होनी चाहिए। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी मेजरेबल, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी ऑब्जर्वेबल, बोथ, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नो कम टू द पॉइंट। अब जब बेंजामिन ब्लूम साहब आते हैं, तो इन्होंने इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया, उनकी एक कैटेगराइजेशन की, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव की एक कैटेगराइजेशन की। कैटेगराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करना, किसी चीज़ को मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड करना। और जो ये डिवाइड करने का प्रोसेस है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में चीज़ों को डिवाइड करने का प्रोसेस, इसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है? सेम करैक्टरिस्टिक्स या सेम फीचर की बुनियाद पे, सेम खसूसियात की बुनियाद पे हम चीज़ों के ग्रुप बना लेते हैं, और इस ग्रुप बनाने को टैक्सोनॉमी कहा जाता है या कैटेगराइजेशन कहा जाता है।
तो रैल्फ टेलर के बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बेंजामिन ब्लूम ने डिफरेंट ग्रुप्स में 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बल्कि इन्होंने तो एक ही ग्रुप में डिवाइड किया है और उस ग्रुप का इन्होंने नाम रखा था कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन। ये कॉग्निटिव डोमेन क्या है? ये एक्चुअली आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगराइजेशन है और कैटेगराइजेशन को बोला जाता है टैक्सोनॉमी। इसलिए जो बेंजामिन ब्लूम है इसकी इस वाली कॉग्निटिव डोमेन को या कॉग्निटिव डोमेन की कैटेगराइजेशन को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनकी कैटेगराइजेशन है, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में या मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पे डिफ्रेंशिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इस वजह से चूँकि ये बेंजामिन ब्लूम ने दी थी, इस वजह से इस कैटेगराइजेशन को, इस कॉग्निटिव डोमेन को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नाम दिया जाता है। और ये इन्होंने पेश की थी 1956 में, ठीक है, 1956 में। अच्छा, इसके बाद फिर आगे अगर आप तो पढ़ते हैं ना कि बेंजामिन की जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसकी 3 डोमेन्स हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। सबसे पहले आती है आपकी कॉग्निटिव डोमेन, दूसरे नंबर पे आती है आपकी साइकोमोटर डोमेन और तीसरे नंबर पे आती है आपकी अफेक्टिव डोमेन। अब हमने या आपने जब भी कॉग्निटिव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है, इन तीन कैटेगराइजेशन में, 3 हिस्सों में, 3 ग्रुप्स में, 3 पार्ट्स में पढ़ी है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि बेंजामिन ब्लूम साहब ने सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हमें दी थी, लेकिन इन्होंने ये भी साथ में बात की थी कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे कॉग्निटिव भी होते हैं, वो हमारे बिहेवियरल भी होते हैं और वो हमारे अफेक्टिव भी होते हैं। लेकिन वो जो दूसरी, अब ये जो 2 डोमेन्स हैं, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सके। इसके अंदर जो एक्शन वर्ब्स हैं या जो बिहेवियर्स शामिल होंगे उनकी बात नहीं कर सके। तो इनकी बात कब हुई? इनकी बात फिर बाद में जाके साइकोमोटर, ये 1956 में आई है। इसके बाद साइकोमोटर डोमेन, साइको का मतलब मेंटल, मोटर का मतलब हमारे मसल्स, तो मतलब हमारे मसल्स का और हमारे दिमाग का, इन दोनों का जो कनेक्शन है, ठीक है। मैं अब लिख रहा हूँ ना पेन के साथ, ये मैं टाइपिंग के साथ टाइप कर रहा हूँ, ये मेरा एक बिहेवियर है और इस बिहेवियर को अडॉप्ट करने में, हाथों से लिखने में, मेरे दिमाग के अंदर एक पूरा इमेज, एक तस्वीर, एक स्कीमा बना हुआ है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो साइकोमोटर डोमेन बनती है, मतलब प्रैक्टिकल नेचर की डोमेन, यानी कि हमारी लर्निंग के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें भी शामिल होती हैं सादा लफ्ज़ों में। इसके बाद फिर 1964 में इनकी बेटी है अनीता हारो, सॉरी, एक और करिकुलम एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने, और इनके नाम एक और इनके साथ एक और नाम आता है, क्या नाम है ये, काइंडली आप लोग देख लीजिएगा। साइकोमोटर डोमेन 64 में फिर इनके शागिर्द थे और इनकी एक बेटी थी, उन दोनों ने मिलकर साइकोमोटर डोमेन जो है वो इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर शामिल की। फिर आगे जाके 1972 के बाद एक और सिम्पसन, एक नाम आता है डॉक्टर सिम्पसन, ठीक है, डॉक्टर सिम्पसन नहीं, डॉक्टर साइमनसन इस तरह का नाम है। इन्होंने फिर जाके अफेक्टिव डोमेन जो है वो पेश की थी, ठीक है। इमोशनल डोमेन, यानी कि इमोशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम पहले नमाज के बारे में जानते हैं, वो हमारी कॉग्निटिव डोमेन है कि नमाज क्या चीज़ है, नमाज किस तरह से पढ़ते हैं। फिर हम नमाज को प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, ठीक है, जो कुछ हमने सीखा वो हम प्रैक्टिकली अब अदा कर रहे हैं, तो वो हमारी साइकोमोटर डोमेन का ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके साथ हमारी अफेक्शन जुड़ जाती है, हमारा मज़हब जुड़ जाता है, हमारी आइडियोलॉजी जुड़ जाती है कि भाई नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है, नमाज हम खुदा के लिए पढ़ते हैं, नमाज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ते हैं, रोज़ा हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। तो वो जो चीज़ है वो हमारे इमोशंस के अंदर शामिल हो चुकी है। इसको बोला जाता है अफेक्टिव डोमेन, यानी कि आपके लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका तल्लुक अब आपके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो तब जाके इनके मुताबिक, बेंजामिन ब्लूम साहब के मुताबिक, हमारी लर्निंग जो है वो कंप्लीट होती है, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होता है। अब इसमें ये जो कॉग्निटिव डोमेन है इसको आपने लाजमी पढ़ना है। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ना इसको 6 हिस्सों में फर्दर, जो अब दोबारा हम वापस आ जाते हैं जनाब जी बेंजामिन ब्लूम के साहब के पास, जिन्होंने एक्चुअली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया था। और इन्होंने 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, 6 टाइप के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। सबसे पहले आता है नॉलेज या रिमेंबरिंग, नॉलेज,
ठीक है। आपने सबसे पहले सिंपल किसी चीज़ का नॉलेज हासिल करना है, और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बच्चों के लिए होता है, ठीक है। आप देखेंगे जो प्राइमरी और सेक्शन की पहली 2-3 साल की क्लासेस होती हैं, उनमें सिर्फ ये कोशिश की जाती है, उनमें सिर्फ ये मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं कि बच्चे सिर्फ चीज़ों के बारे में जान लेंगे। यानी कि आपने पढ़ा होगा कायद अज़म कब पैदा हुए जी, कायद अज़म कहाँ पैदा हुए, कायद अज़म ने तालीम कहाँ से हासिल की, और कायद अज़म ने पाकिस्तान कब बनाया, कायद अज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमें बचपन के लेवल में प्राइमरी क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाती हैं। समझ आ की बात की। तो जो सबसे छोटा लेवल है, इनको ये जो जितने भी डोमेन के अंदर अब चीज़ें हैं ना, इनको स्किल्स भी बोला जाता है। इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को स्किल भी बोला जाता है। तो नॉलेज हासिल करना एक स्किल है, और जब ये स्किल के तौर पे गिना जाता है तो फिर इसको कहते हैं रिमेंबरिंग। क्या बोलते हैं? रिमेंबरिंग, ठीक है। तो पहली स्किल क्या है? नॉलेज से हमें कौन सी स्किल, नॉलेज गेन करने से हमें कौन सी स्किल मिलती है? रिमेंबरिंग की स्किल मिलती है। और इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे ये भी बता दूँ, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं, इनको स्किल का नाम किसने दिया? इनको स्किल का नाम ये हैरो एंड एंडरसन, इन दो लोगों ने दिया, हैरो एंड एंडरसन ने। और एक्चुअली इन्होंने फिर क्या किया था, 1992 से लेकर 2002 तक इन्होंने अपनी रिसर्च मुकम्मल की, और फिर इन्होंने अपनी इसी ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है इसको रिवाइज़ किया था, जिसको हम रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इन्होंने फिर कहा कि ये जो एक्चुअली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये हमारी स्किल्स होती हैं, ठीक है ना। वही स्किल का मतलब क्या होता है? आपका एक बिहेवियर, ठीक है। बातें वही हैं लेकिन नाम नए आ गए। तो एंडरसन एंड हैरो ने क्या किया, इन्होंने इस नॉलेज को कहा कि इसको नॉलेज अब ना कहें, इसको आप रिमेंबरिंग कहें, क्योंकि ये एक हमारा बिहेवियर भी है और साथ साथ ये हमारी एक स्किल भी है, ठीक है। तो इन छः की छः डोमेन्स, इन छः की छः जो बिहेवियर्स हैं, इसका उन्होंने नाम इनको स्किल का नाम दे दिया अलग से, वो भी बात कर लेते हैं। तो प्राइमरी क्लासेस में हमेशा फोकस क्या होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या फोकस होता है कि बच्चे चीज़ों को याद कर लें। याद करने के बाद अगला जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग। जो अगला हमारा क्या है, स्किल है अंडरस्टैंड कर ले। यहाँ पे इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग करना क्या है, एक स्किल है, और अंडरस्टैंड करना क्या है, ये भी एक बिहेवियर है आपका। अब उसके बाद जब बच्चे ने एक चीज़ के बारे में बच्चे को नॉलेज है, उसको बच्चा मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड भी करता है। अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि उसको डिफरेंट एंगल से बच्चा जानता हो, ठीक है। ये मतलब है ये एक हायर स्किल है। ये क्या है? एक हायर स्किल है। यहाँ पे ये भी मैं कॉन्सेप्ट बता दूँ, ये जो 6 है ना स्किल्स आपकी कॉग्निटिव डोमेन की, ये बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉग्निटिव डोमेन। और कॉग्निटिव डोमेन का तल्लुक किसके साथ है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ। और ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स किस तरह के होने चाहिए। बात देखो मैं कहाँ से शुरू हुई थी, सिर्फ स्मार्ट गोल्स से शुरू हुई थी, यहाँ से। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? बिहेवियरल होने चाहिए। मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा इंशाल्लाह आपकी। यहाँ पे न्यू स्लाइड ना डाल लें, ओके। तो ये मैं बात कर रहा था यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। अब इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया जाता है? ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3, 4, 5, 6, ये जो ऊपर वाले 3 है ना, इनको लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और अगर शॉर्ट करके लिखें तो लॉट्स कहा जाता है। और ये जो ऊपर वाले 6 हैं इनको हॉट्स यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कॉग्निशन वर्ड समझो ना भाई। कॉग्निशन का वर्ड मैंने पहले ही कल बता दिया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। कॉग्निशन का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, सोचना, लर्निंग प्रोसेस या मेंटल प्रोसेस की बात होती है। जो भी मेंटल से, माइंड से रिलेटेड चीज़ें हों उनको हम कॉग्निटिव डोमेन के अंदर शामिल करते हैं। तो नॉलेज गेन करना एक्चुअली ये कहाँ गेन होता है भाई? हमारी मेमोरी में स्टोर होता है, और मेमोरी का तल्लुक हमारे माइंड के साथ है। चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? हम अपने माइंड के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं, माइंड के अंदर उनके खाके, उनके ब्लू प्रिंट्स, उनके आउटलाइंस, उनके स्कीमास बनाते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम? माइंड का एक प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है और कॉग्निटिव प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, जब आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप चीज़ों को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ये एक सेकंड मैं ना यहाँ पे इसकी एक
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसकी एक डायरेक्ट इमेज लगा लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें जो हैं वो लिखनी ना पड़े बार बार। दिस इज कॉपी। यहाँ पे एक और वर्ड मैंने आपको बताना है, वो भी इंशाल्लाह आपको के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये जी ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने एक नोट की है, ये कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी की, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन आपको आती भी होगी, और आपने ना इनकी तरतीब काइंडली याद रखनी है। ये जो नीचे वाली 3 है ना, ये लॉट्स हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हैं। ये वैसे उसने ट्राइएंगल बता दिया, आप ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं। एक और बात याद रखनी है, ये जो मॉडल है ना, इसको हेरार्किकल मॉडल कहा जाता है। हेरार्किकल मॉडल, ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये एक हेरार्किकल मॉडल है। हेरार्किकल मॉडल किस चीज़ का? हेरार्किकल मॉडल ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स कह लें, या कॉग्निटिव बिहेवियर कह लें, या कॉग्निटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कह लें। क्लियर है भाई? आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्या है, एक सेकंड। ओके, ये कि हिरार्किकल मॉडल है, ये भी सवाल पूछता है वो, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मॉडल है ये कौन सा मॉडल है, ये लीनियर है, ये कॉन्टीन्यूअस है, या ये साइक्लिक है। तो ये एक हिरार्किकल मॉडल है। हिरार्किकल मॉडल का मतलब क्या होता है कि भाई पहले आप किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होगा, तभी जाके यहाँ पे आप उसके बारे में एनालिसिस कर सकेंगे। एनालिसिस, ठीक है, मतलब नॉलेज होगा, उसके बाद दूसरा स्केल होगी, तीसरी, फिर जाके चौथे नंबर पे एनालिसिस होगा। यूँ नहीं होगा कि आपने पहले किसी चीज़ का एनालिसिस किया है और एनालिसिस से आपको किसी चीज़ का नॉलेज आया है, ये नहीं हो सकता। ये बेंजामिन ब्लूम मानते हैं। हालांकि एक थ्योरी भी है, उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, उसको हम अपना डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। उसके मुताबिक हम डायरेक्ट एनालिसिस से किसी एक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन बेंजामिन ब्लूम साहब के मुताबिक भाई बच्चों को जब भी आपने सिखाना है, बच्चों को आपने पहले उस चीज़ का नॉलेज देना है, तो फिर सिखाएंगे। नॉलेज के बाद आती है कॉम्प्रीहेंशन, और कॉम्प्रीहेंशन के बाद आती है एप्लीकेशन। मतलब जो बच्चे ने सीखा उसको अप्लाई किया। जो भी बच्चे ने नॉलेज बच्चे ने सीखा, समझ लिया, ठीक है, सीखा समझा, अब उसको बच्चा क्या कर सकता है, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है। मतलब बच्चे ने पहले ए जमा बी का होल स्क्वायर जो है इसको सिर्फ रट्टा लगाया है, ठीक है। बच्चे को सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, आप उसके आंखें बंद करके सुन ले उससे, तो वो कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसको इसका कुछ पता नहीं कि ये क्या है। लेकिन जब तक वो इसको समझ नहीं लेता वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। जब उसको इसकी समझ आ जाएगी कि हाँ भाई इसमें ए एक टर्म है, बी एक टर्म है, उनका स्क्वायर कोई चीज़ है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर बनता है, तब जाके वो इसको डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है एनालिसिस, चीज़ों का एनालिसिस करना। जब आप के पास ये तीनों स्किल्स होंगी तो अगली हायर स्केल जो है वो आपकी एनालिसिस है। एनालिसिस करने की, एनालिसिस में क्या करते हैं, एनालिसिस में हमेशा एनालिसिस में क्या करते हैं, चीज़ों का ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन से क्या मुराद है, चीज़ों को मुख्तलिफ पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक है उसको मुख्तलिफ पॉइंट्स में डिवाइड किया, इसको बोला जाता है एनालिसिस। चीज़ों को डिफरेंशिएट करने में, चीज़ों को कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा रोल होता है एनालिसिस का। आप तभी एनालिसिस कर पाते हैं ना जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे बताएं डेल का लैपटॉप और एचपी का लैपटॉप, इनमें से कौन सा अच्छा है, तो आप एक एनालिसिस करेंगे। आप कहेंगे इसमें रैम इतना है, इसका रैम इतना है, इसका ये मॉडल है, इसका ये मॉडल है, इसमें ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो ये सारी चीज़ों का ब्रेक डाउन आप कर रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस करने के बाद ही आप डिसीजन मेकिंग करेंगे कि सर आप ये वाला लैपटॉप लें। लेकिन आपने ये क्यों कहा, क्योंकि आपको पीछे उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन का पता है, उसको प्रॉपर कॉम्प्रीहेंशन का पता है, आपको मुकम्मल उस चीज़ के बारे में नॉलेज का पता है। तो बच्चों के लेवल पे एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को चीज़ का नॉलेज भी हो, कॉम्प्रीहेंशन भी हो। उसके बाद सिंथेसिस।
सिंथेसिस का मतलब होता है कि आपने जो सिंथेसिस का मतलब होता है कि आपके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको मिला के किसी एक पॉइंट पे चले जाना। मतलब आपको पता है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मेमोरी, एलसीडी, मॉनिटर, कीबोर्ड, इन सारी चीज़ों को मिला के एक कंप्यूटर बनता है। ठीक है, अब आप सारी चीज़ें इकट्ठी करके, अगर आपकी ये समझ है, आपको हर चीज़ का नॉलेज है, एनालिसिस है, तो आप ये सारी चीज़ें बाज़ार से ला के ख़ुद भी अपना कंप्यूटर सेटल कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है डिफरेंट स्केल्स को जोड़ना। ओके, और सिंथेसिस के बाद फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ी स्केल होती है ब्लूम टैक्सोनॉमी के मुताबिक, बेंजामिन ब्लूम के मुताबिक, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्केल है वो इवैल्यूएशन है। सही है, तो ये आपने याद रखना है। ये क्या चीज़ एक्चुअली हमने पढ़ी है, बेंजामिन ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी है और उसका तल्लक कॉग्निटिव डोमेन के साथ है। और कॉग्निटिव डोमेन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा जाता है कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सबसे पहले नॉलेज को फोकस करें, फिर उसकी कॉम्प्रिहेंशन को फोकस करें, फिर उसकी एप्लीकेशन को फोकस करें, उसके एनालिसिस को फोकस करें। ठीक है, तो जब भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को वहाँ पे लाजमी तौर पे पढ़ा जाता है। अब साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन हम नहीं पढ़ते, हम चूँकि अभी सिर्फ लेसन प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके वो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक। अच्छा, उसके बाद फिर अगला जो हमारा हम पढ़ रहे थे कि हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट से मुराद स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, और अगली बात है वो अचीवेबल होने चाहिए। ये बैक टू दिस स्लाइड आ जाएँ। आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं स्मार्ट थ्योरी के मुताबिक वो इस तरह के होने चाहिए कि वो आसानी से अचीव हो जाए। मसलन आप हार्डली एक बच्चा जो है, मसलन अगर हम कह लें एक 5 क्लास का बच्चा है, वो एक दिन में मेरा ख्याल है मैक्सिमम वो 2 पेज याद कर सकता है किसी चीज़ के। वो किसी चीज़ के मैक्सिमम 2 पेज याद कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि, या आप डिसाइड करते हैं उसके लिए कि भाई आपने ये सुबह 10 पेज याद करके आने पहली दफ़ा। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं दफ़ा तो रिवीजन में तो हो सकता है ना, पूरी बुक भी बच्चे रिवाइज़ कर लेते हैं, लेकिन पहली 2-3 दफ़ा तो ये मुश्किल होगा उसके लिए। पहली दफ़ा तो बहुत मुश्किल होगा 10 पेज याद करना। तो ये एक अचीवेबल गोल नहीं है। आपने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, आप पहले दिन ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कह लें कि हमने ये 8 ऑब्जेक्टिव्स, ये 8 चीज़ों के बारे में 40 मिनट में पढ़ना है, तो वो आपका एक अचीवेबल गोल नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले अपने गोल को मेज़र करना होगा कि ये कितनी देर में अचीव हो सकता है। तो आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीवेबल होना चाहिए। फिर रेलेवेंट का मतलब उसका सिलेबस के साथ अलग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिलेबस कुछ और है और आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ और है। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, आप बच्चे को साइंस पढ़ा रहे हो, तो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बच्चे की साइंस की डोमेन में नॉलेज चेक करना शामिल होना चाहिए, ना कि अब देखो, अगर आपने बच्चे का मिसाल के तौर पे असेसमेंट कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं सबक पढ़ाने के बाद, तो यूँ होता है कि आपने बच्चे को साइंस का एक सवाल लिखवाया इंग्लिश मीडियम में। अब आपने बच्चे की साइंस की एक्यूरेसी चेक करनी है वहाँ पे। मसला एटमॉस्फेयर ही है, तो एटमॉस्फेयर के बारे में बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, आपने ये कंटेंट बच्चे के पास कितना है, ये आपने चेक करना है 5वीं, चौथी, 5वीं के लेवल पे। और आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे इज़, एम, आर, टू, ऑफ, इन, ऑन की गलतियाँ भी बच्चे की निकाल रहे हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तो होता है, उसको पता होगा, लेकिन साइंस का नॉलेज चेक करना है तो वहाँ पे आप ग्रामर की गलतियाँ नहीं निकाल सकते। आप ग्रामर की गलतियों की वजह से बच्चे की जो मिस्टेक्स हैं वो निकाल के उसके नंबर नहीं काट सकते। असेसमेंट का भी ये रूल है, आगे जाके हम एक बेंचमार्क होता है उसको बोलते हैं क्या नाम है यार उसका, रूब्रिक होता है। जब भी आप चीज़ों की असेसमेंट करते हैं, बच्चों के सवाल की असेसमेंट करते हैं, तो एक प्रॉपर रूब्रिक होता है उसका। तो आप मतलब साइंस का नॉलेज चेक करें, बच्चों की प्रेपोजिशन की, इन, ऑफ की, टू की गलतियां ना करें, स्पेलिंग की गलतियां ना करें। तो इसका मतलब है कि आप रेलेवेंट हैं, आप क्या हैं, रेलेवेंट हैं अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। उसके बाद है जी टाइम बाउंड। आपके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा टाइम बाउंड होने चाहिए कि भाई हमने ये इतने दिन में, इतने मिनटों में, इतने घंटों में ये काम करना है। सही है, मतलब आपने कहा कि 2 पेज याद करने हैं, उसके लिए भाई 2 दिन है, तो भाई 2 दिन में वो मुकम्मल होना चाहिए। वो इस तरह का हो कि वो 2 दिन में अचीवेबल से मुराद वो इस तरह का हो कि वो 2 दिन में मुकम्मल हो सकता हो। और अगर वो 2 दिन में मुकम्मल हो सकता है आपका टारगेट, आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो भाई वो 2 दिन में बच्चों को मुकम्मल भी होना चाहिए। इसको टाइम बाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये थ्योरी है जनाब जी। जब भी आप लेसन प्लान के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं
आप नहीं लिखते, मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी है। ये पॉलिसी मेकर्स, ये करिकुलम डेवलपर्स या टेक्स्ट बुक पब्लिशर जो हैं वो आपका ये काम आसान कर चुके हुए हैं। वो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव डेवलप करके दे चुके होते हैं। उनके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। हमें लगता है कि ये बुक ऐसे ही लिखी जाती है, ऐसे नहीं लिखी जाती। इसके पीछे मुकम्मल रिसर्च होती है, प्रॉपर एनालिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, फिर टीचर्स बैठते हैं जिनको बच्चे के कैलिबर का, एप्टीट्यूड का पता होता है कि तीसरी क्लास का बच्चा, जाम शोरों में बैठा हुआ बच्चा या अर्बन सिटी कराची में बैठा हुआ बच्चा, इन दोनों का एप्टीट्यूड कितना है, क्या वो ये दोनों बच्चे ये सबक का भार चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर इन सारी ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के तय हो रही होती हैं। अब हमें लगता है कि हमारा ये जो लेसन है या जो हमारा ये सबक है ये बच्चों की पहुंच से दूर है। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, हमें स्कूल का एनवायरनमेंट कंडूसिव नहीं होता, लर्निंग की फैसिलिटीज़ नहीं होती, स्कूलों के कमरे नहीं होते, छतें नहीं होती, वो एक अलग से बहस है, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनका तलक अलग है। लेकिन हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, तो जब ये बनाए जाते हैं तो ये बच्चों का एप्टीट्यूड, उनका लर्निंग का लेवल, ये सारी चीज़ें इक्वल लेवल पे रख के डिज़ाइन की जाती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा लेसन प्लान का जो एक एलिमेंट है यहाँ पे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अच्छा, उसके बाद है जी इंस्ट्रक्शनल एड। इसके बारे में आगे मुकम्मल चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शनल एड से क्या मुराद होता है? इंस्ट्रक्शनल एड से मुराद होता है कि सबक में किताब के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें, चार्ट होते हैं, तस्वीरें होती हैं, आप यूट्यूब, इंटरनेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको मटेरियल भी बोलते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल मेथड। इंस्ट्रक्शनल मेथड से मुराद है कि आपने लेक्चर के ज़रिए पढ़ाना है, आपने डिस्कशन के ज़रिए पढ़ाना है। यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये मटेरियल्स भी लिखे हुए हैं और ये टीचिंग मेथड्स भी। आपने रोल प्ले के मेथड के ज़रिए बच्चों को सबक पढ़ाना है। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोल प्ले के ज़रिए पढ़ाए जा सकते हैं। मसलन अगर आपने बच्चों को डॉक्टर के बारे में पढ़ाना है, आपने बच्चों को पुलिसमैन के बारे में पढ़ाना है, आपने बच्चों को सोल्जर का सबक पढ़ाना है, तो फिर आप बच्चों को ये रोल्स जो हैं ये प्ले करवा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ रोल प्ले के ज़रिए पढ़ाई जा सकती हैं। हिस्ट्री रोल प्ले के ज़रिए पढ़ाई जा सकती है, सोशल स्टडीज़ रोल प्ले के ज़रिए पढ़ाई जा सकती है। मतलब अब सोशल स्टडी में ये नहीं होता कि आप डिस्कशन देते जाएं, लेक्चर करते जाएं, सही है ना। हिस्ट्री के में ये नहीं होता कि आप लेक्चर करते जाएं। बच्चों को ये चीज़ें, ये रोल्स सिखाने के लिए, इन लोगों के बारे में बताने के लिए आपको इनके रोल्स भी प्ले करवाने पड़ सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, डिबेटिंग, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, फील्ड एक्सपीरियंसेस हैं। साइंस है तो उसमें एक्सपेरिमेंटल और प्रोजेक्ट बेस्ड डिस्कशन होती है, लर्निंग होती है। तो ये टीचिंग मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है जी अगला जो हमारा लेसन प्लान का एलिमेंट है वो है मॉडलिंग, गाइडेड प्रैक्टिस या एक्टिविटीज़। इसको तीनों नाम दिए जाते हैं, मॉडलिंग, गाइडेड प्रैक्टिस या एक्टिविटीज़। यानी कि आपका जो सबक है, जब टीचर एक टीचिंग मेथड डिसाइड कर लिया टीचर ने, तो फिर उसको वो डिलीवर करना शुरू कर देता है, ठीक है। और डिलीवर करते हुए क्या उसमें कोई एक्टिविटी का इस्तेमाल आपने करना है, तो वो एक्टिविटीज़ भी लिखी जाती हैं। ये लिखा जाता है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे चाक इस्तेमाल करना है, हमने वाइट बोर्ड इस्तेमाल करना है, हमने डिजिटल स्क्रीन इस्तेमाल करनी है, हमने चार्ट इस्तेमाल करने हैं, इंटरनेट रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। ये मटेरियल यहाँ पे आप लिखेंगे। और फिर आप इंस्ट्रक्शन मेथड में भी लिखेंगे कि दिस लेसन विल बी इंस्ट्रक्टेड या टाट थ्रू लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड। इसी तरह एक्टिविटीज़ कौन सी करवाई जाएंगी, वो प्रॉपर एक्टिविटी डिज़ाइन की जाती है। उसके बाद है जी असेसमेंट, फाइनल पार्ट आ जाता है असेसमेंट। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो साथ साथ आप बच्चों को असेस भी कर रहे होते हैं, साथ साथ भी असेस कर रहे होते हैं। और सबक पढ़ाने के बाद भी आपने देखना है कि बच्चे की चेकिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग के बच्चों को इस चीज़ सब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए भी, यार माइक म्यूट तो नहीं है ना, हाँ, उसके लिए भी आपने देखना है कि बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की हुई है, सही है। तो वो भी आपके लेसन प्लान का एक हिस्सा है असेसमेंट। ये आपने तय करना है कि हमने ये असेसमेंट ओरल करनी है, हमने सवाल पूछ के बच्चों से अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, या हमने कोई एमसीक्यू लेना है, या हमने कोई क्विज़ लेना है, या हमने कोई बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लिखवा के बच्चों की असेसमेंट करनी है, सबक के दरमियान में करनी है या सबक के एंड पे करनी है। तो ये डिसाइड होता है। अब जो सबक के दरमियान में असेसमेंट होती है वो कैसे की जाती है, सबक के एंड पे असेसमेंट किसे की जाती है, ये आगे हमारा असेसमेंट का प्रॉपर एक टॉपिक है, 2 दिन का हमारे लगेंगे उसके ऊपर, 2 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इंशाल्लाह
बेहतर अंदाज में उसको भी समझेंगे। उसके बाद है जी, जब आप सबक पढ़ा लेते हैं तो फिर आपने अपने सबक को सम अप करना है, कंक्लूजन देना है, या इसको क्लोजन भी बोलते हैं। भाई हमने आज ये पढ़ा है और हमने इसके अंदर ये वाला कंटेंट पढ़ा है, तो हमारा सबक जो है वो एटमॉस्फेयर के बारे में था, उसकी ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो इस तरह का 2-4 मिनट में आपने देना होता है। अच्छा, एक और मज़े की बात है, जब आप बड़े लेवल पे किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो तब आप ने वहाँ पे अगर कोई लेक्चर देना है, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, वर्कशॉप ले रहे हैं, तो आप ये भी डिसाइड करते हैं कि भाई हमने इस इंट्रोडक्शन पे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, हमने ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इन पे हमने 10 मिनट बात करनी है, हमने एक्टिविटीज़ जो है वो 15-15 मिनट की करनी है। तो ये सारा तय होता है, ठीक है। अगर आप बच्चों के लेवल पे करवा रहे हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, आप सिर्फ उसका जो इंस्ट्रक्शनल टाइम है वो लाजमी लिखें कि ये 40 मिनट का टॉपिक है, ये 45 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं एंड पे, लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, होमवर्क आपने देना होता है। इसको फॉलो अप बोलते हैं, फॉलो अप। होमवर्क जो लास्ट एलिमेंट है करिकुलम का, लेसन प्लानिंग का, वो क्या है जी, फॉलो अप होमवर्क। होमवर्क में आपने बच्चों को काम दे रहे हैं कि बच्चों आपने सुबह ये काम करके आना है, तो फिर आप उसको चेक करते हैं। सही है। यहाँ पे ना एक और चीज़ है, एक रिफ्लेक्शन भी लिखा जाता है, रिफ्लेक्शन भी लेसन प्लानिंग का एक पार्ट लिखा जाता है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इसमें नोट कर लें या इस पार्ट में शामिल कर लें। रिफ्लेक्शन में जो टीचर है ना, वो बल्कि इसको यहाँ पे शामिल करें डेवलपमेंट पार्ट में, फाइनल पार्ट से पहले। रिफ्लेक्शन में जो टीचर है वो बजाते खुद अपने टीचिंग मेथड को भी ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि क्या मेरा जो टीचिंग मेथड है ये कॉन्टीन्यूसली रहता है, थ्रू आउट द लेसन रहता है, क्या मेरा जो टीचिंग मेथड है इससे बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो इस रिफ्लेक्शन से मुमकिन है कि ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, पढ़ाने के साथ साथ टीचर अपना जो टीचिंग मेथड है वो भी बदल दे। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि टीचर सवाल समझा रहे होते हैं, मैथ का या इंग्लिश का कोई सेंटेंस समझा रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही होती और टीचर को अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे खामोश बैठे हुए हैं, सवाल नहीं पूछ रहे, तो उनको इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही, तो वो फौरी तौर पे उसका मेथड जो है वो चेंज कर लेता है। तो ये जो मेथड चेंज करना है, इसके लिए जो लेसन प्लानिंग के अंदर टर्म इस्तेमाल होती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का तल्लक डायरेक्टली टीचिंग मेथड के साथ है या टीचर के साथ है। रिफ्लेक्शन का मतलब टीचर खुद में सोच रहा होता है कि क्या मेरे जो लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेरे टीचिंग मेथड के ज़रिए समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं बच्चों को। तो दिस वाज आवर लेसन प्लानिंग। ये इसकी मुकम्मल स्लाइड्स, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जी। और ये एंड पे आपके एक मुकम्मल लेसन प्लान जो है उर्दू और इंग्लिश में, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से मैंने लिया हुआ है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का स्टैंडर्ड लेसन प्लान है। इस तरह से वो लेसन प्लान टीचर से डेली बनवाते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। आई होप्स हो कि आपको लेसन प्लान के ऊपर और स्पेसिफिकली ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो इम्पोर्टेंट हैं, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऊपर मैंने खूब बहस की है, आपको ये समझ भी आ चुकी होगी और आप इंशाल्लाह इस चीज़ को पेपर में भी देखेंगे। लेसन प्लानिंग के सारे एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर आपका होप्स हो कि ये सारा टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में मैं MCQs इन सारे ये लेसन प्लानिंग का जो टॉपिक है इसके MCQs जो हैं वो भी डाल दूँगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।